नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश पटवारी की आपके क्लासेस चल रही है प्रैक्टिस सेट की, और उसी के अंतर्गत हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट आज आपके लिए लेकर आए हैं। नए पैटर्न पर आधारित इसमें प्रश्न होंगे आपके, और पटवारी में 25 अंक का आपको जो है हिंदी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो 25 में से 25 कैसे लाएं वो हमको यहाँ पर तैयारी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। 4 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुके हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा। प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के कवि नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न पर हमको ध्यान देना है कि कौन से हिंदी भाषा के कवि नहीं है, ठीक है, या नहीं है ऐसा पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो है चंडीदास, दूसरा है चित्त स्वामी, तीसरा है विद्यापति, और चौथा ऑप्शन जो है वो है चतुर्भुज दास। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। और आपके इस क्लास के अंत में कमेंट बॉक्स में आपको ये कमेंट भी करना है कि 25 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न जो है उसका सही आंसर क्या होगा वो देखते हैं हम, कि हिंदी भाषा के कवि कौन से इनमें से नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से, ठीक है। तो जो चित्त स्वामी है वो हिंदी भाषा के कवि हैं। विद्यापति जो है उनका नाम भी आपने हिंदी भाषा के कवियों में सुना होगा। और चतुर्भुज दास जो है वो भी हिंदी भाषा के कवि है। लेकिन जो चंडीदास है वो हिंदी भाषा के कवि नहीं है। हमसे वही पूछा है कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के कवि कौन से नहीं है। तो चित्त स्वामी, विद्यापति और चतुर्भुज दास हिंदी भाषा के कवि हैं, लेकिन चंडीदास नहीं है। तो वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये हैं, इसलिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एकमात्र जो सही आंसर रहेगा वो क्या होगा, हमारा पहला वाला ऑप्शन, उसी के साथ हम जाएंगे। और वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कि चंडीदास जो है वो हिंदी भाषा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। आधुनिक काल के कवि कौन से हैं वो आपको बताना है। पहला है रसलीन, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा घनानंद और चौथा है देव, ठीक है। तो एसएससी जीडी के लिए, एमपी पटवारी के लिए स्पेशल सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका। एडवांस प्रश्न इसमें लेकर आ रहे हैं। इसमें ऐसे प्रश्नों का समावेश है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आगे जो आपकी परीक्षाएं चल रही है एसएससी जीडी की और एमपी पटवारी की आने वाली है, उसमें आने की संभावना है। ऐसे प्रश्नों का समावेश इस प्रैक्टिस सेट में हमने किया है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए ये। और आपको क्लास के अंत में ये बताना है कि 25 में से आप कितने अंक ला पाए हैं, ठीक है। तो फिलहाल दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 4 प्रश्न ऑप्शन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका सही आंसर क्या होगा। आधुनिक काल के कवि कौन से हैं ये हमको बताना है। तो ना तो रसलीन है, ना घनानंद है, और ना ही देव है, क्योंकि घनानंद जो है वो रीतिकालीन कवि कहे जाते हैं, ठीक है। तो ना रसलीन होगा, ना घनानंद होंगे, और ना ही देव होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक काल के जो कवि हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई, ठीक है। प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं कि इस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है। पहला है कन्नड़, दूसरा है तमिल, तीसरा है तेलुगु, और चौथा जो है वो है मलयालम। तो ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में किस भाषा की लिपि विकसित हुई है ये हमको बताना है। तो ना तो तमिल इसका सही आंसर होगा, ना तेलुगु होगा, और ना ही मलयालम होगा। कन्नड़ भाषा की जो लिपि है वो ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने ऐसे प्रश्न लिए हैं जो हर टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। आपका जो सिलेबस दे रखा है एमपी पटवारी का, उसमें जो भी टॉपिक आए हैं उन हर टॉपिक से प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में हमने लिए हैं, ठीक है। तो किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप में विकसित हुई है, प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा कन्नड़ भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। राष्ट्रभाषा में शिक्षा होना चाहिए, राजभाषा में शिक्षा होना चाहिए, स्थानीय भाषा में शिक्षा होना चाहिए, या मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा यह हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ना तो राष्ट्रभाषा में, ना राजभाषा में, ना स्थानीय भाषा में, वो होना चाहिए मातृभाषा में, ठीक है। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा
वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन रहेगा मातृभाषा, उसी के साथ हम जाएंगे और वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तत्सम तद्भव टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है अब आपके आगे आने वाले। निम्न में से कौन तत्सम शब्द है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि तत्सम क्या होता है। तो पिछली कक्षाओं में भी हमने बताया कि तत् धन सम बराबर तत्सम होता है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत के समान। तो यहाँ पर मछली यह आपका तत्सम होगा, नहीं होगा। कौवा तत्सम होगा, नहीं होगा। आग तत्सम होगा, नहीं होगा। जो तत्सम शब्द जो दिया हुआ है वो है भ्राता, जिसका अर्थ होता है भाई। इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा भाई। तो भ्राता शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्मना शब्द का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, तो तद्भव किसे कहते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो के तो यानी कि ऐसे के ऐसे ही हिंदी में प्रयोग होने लग गए, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो उन्मना शब्द का तद्भव रूप हमको बताना है। पहला ऑप्शन है अजन्मा, दूसरा अनमना, तीसरा है उमना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा छठे प्रश्न का, ये आपको बताना है। तो उन्मना शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा। तो फिलहाल बात करते उन्मना जो दे रखा है वो तत्सम रूप दे रखा है, उसका तद्भव हमको बताना है। तो ना तो अजन्मा होगा, ना उमना होगा और ना ही इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। इसका एकमात्र ऑप्शन बचेगा दूसरा वाला ऑप्शन, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उन्मना शब्द का तद्भव रूप है, तो अनमना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास या अभ्यास। तो अभी धन आस बराबर क्या हो जाएगा आपका अभ्यास। इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, अभी धन आस बराबर क्या हो जाएगा आपका अभ्यास हो जाएगा। अभी धन आस बराबर क्या हो जाएगा अभ्यास हो जाएगा। और यदि इसमें संधि की बात करें तो यण स्वर संधि होगी इसमें। ठीक है, तो अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अभ्यास में अभी नहीं आया है, ना अभ्यास में आया है और ना ही अभ्यास में आया है। अभी धन आस बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है आपका अभ्यास हो जाता है। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा। तो अभी उपसर्ग से जो बना शब्द होगा वो हो जाएगा अभ्यास। चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आस मूल शब्द, उसके साथ अभी जो प्रारंभ में जुड़ा और एक नए शब्द का निर्माण करा, तो नया शब्द बना अभ्यास। तो यहाँ पर आपका जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो वो यहाँ से परिभाषा भी कंप्लीट होती है, सटीक यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अभ्यास में अभी उपसर्ग है और अभी उपसर्ग से बना शब्द जो है वो अभ्यास है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपको आंसर बताना आना चाहिए। फिलहाल सातवें प्रश्न का जो सही आंसर होगा चौथे ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, अभ्यास हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रत्यय से रिलेटेड है। तो प्रत्यय कहते किसे हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो समीचीन का जब प्रत्यय हमको बताना है यहाँ पर, तो समीचीन का जब उच्चारण करेंगे तो समीचीन, समीचीन, तो इन प्रत्यय इसके अंतर होगा, ना इचिन होगा, ना न होगा और ना ही चीन होगा। इन प्रत्यय होगा समीचीन में, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खपरेल शब्द में प्रत्यय होगा। इसमें भी इस प्रकार ही हमको ढूंढना है प्रत्यय। खपरेल शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, अरेल होगा, नहीं होगा, रेल होगा, नहीं होगा। एल और एल में से प्रत्यय ढूंढना है। तो खपरेल, तो इसमें एल प्रत्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, इसमें एल प्रत्यय होगा। चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, आपको देखना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ओ और आउ का उच्चारण स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। वर्णमाला टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, तालव्य है या दंत्य है। ठीक है, ओ और आउ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ना तो ओष्ठ है, ठीक है, ना तालव्य है, तालव्य ने तालु, और ना ही दंत्य है यानी दांत से भी इसका उच्चारण नहीं होता है। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ यानी होंठ से मिलकर इनका उच्चारण होता है जब हम बोलते हैं ओ आउ। तो यहाँ पर कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, तो कंठोष्ठ इसका सही आंसर होगा। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या 2 है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या ना तो 3 है, ना 5 है और ना ही 2 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं, एक तो श होता है, ठीक है, क्या होता है एक का श, त्र, य और श्र। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, एक तो होता है आपका श, एक होता है आपका त्र, ठीक है, एक क्या हो जाता है आपका ज्ञ और एक हो जाता है आपका श्र। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। तो यह आपको ध्यान रखना है संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अब श का उच्चारण करते हैं तो क धन श षटकोण का आता है तो श बन जाता है, त धन र तो त्र बन जाता है, ज धन य तो य बन जाता है, इसी प्रकार श्र भी बन जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, यहाँ पर आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 4 संख्या इनकी होती है। अगला प्रश्न है, बोलते समय सुर का आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? अनुतान कहलाता है, सुर कहलाता है, संगम कहलाता है या विराम कहलाता है? तो ना तो विराम कहलाता है, ना संगम कहलाता है और ना ही सुर कहलाता है। बोलते समय सुर का आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव अनुतान कहलाता है। जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप देख रहे हैं कि प्रश्न ऐसे हैं, तो ये प्रश्न कहाँ से लिए गए? तो ये पिछली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपके ये जो पीछे परीक्षा हुई है आपकी व्यापम की, उसमें पूछे हुए प्रश्नों का समावेश इस सीरीज में हमने किया है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निपात से रिलेटेड प्रश्न है। दादाजी के चित्र को रिक्त स्थान उतारो, इस वाक्य में सही निपात लगाना है। ठीक है, इस वाक्य में सही निपात लगाना है, तो मत निपात आएगा, ही आएगा, शायद आएगा या कभी आएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दादाजी के चित्र को मत उतारो, दादाजी के चित्र को ही उतारो, दादाजी के चित्र को शायद उतारो या दादाजी के चित्र को कभी उतारो। तो यहाँ पर ना तो ही आएगा, ना ही आपका शायद आएगा और ना ही आपका कभी आएगा। यहाँ पर आएगा आपका मत उतारो, दादाजी के चित्र को मत उतारो। इस प्रकार मत निपात का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो पहला वाला ऑप्शन जो रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर और अनंतर शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है इसका भिन्नता या बाद में, दूसरा है दूरी या निकटता, तीसरा है मतभेद या मतैक्य और चौथा है अंतःकरण या ईर्ष्या। तो एक अंतर का अर्थ क्या हो जाएगा आपका भिन्नता, और एक अनंतर का अर्थ जो होगा वो होगा बाद में। तो अंतर अनंतर शब्द युग्म का जो सही अर्थ होगा वो होगा भिन्नता और बाद में, यानी कि ना दूसरा ऑप्शन होगा सही, न तीसरा होगा, न चौथा होगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक युग्म समोच्चारित नहीं है? चयन करना है। समोच्चारित यानी समान उच्चारण वाला होना चाहिए। तो कोश कोश समोच्चारित है, करोड़ करोड़ समोच्चारित है, कर्म क्रम समोच्चारित है, लेकिन कर्ण का अर्थ यहाँ पर बता दिया है कान, जो समोच्चारित नहीं होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोश कोश, कर्म क्रम और करोड़ करोड़ ये समोच्चारित है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है युग्म, तो कर्ण कान नहीं है। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम विपरीतार्थक या उल्टा, सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा युग्म विलोम शब्द नहीं है? निस्वार्थ परमार्थ, गमन पुनरागमन, अनुज अग्रज और आयात निर्यात। तो आयात का विलोम निर्यात, अनुज का अग्रज, गमन का पुनरागमन, लेकिन निस्वार्थ का परमार्थ नहीं होता है। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ते सुनते लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है साहित्य में, उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभव, स्थायी भाव, संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या भक्ति रस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सलता या वत्सल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्ति।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा गया है। पहले वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सलता या वत्सल। अब सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो सूरदास की रचनाएं यहाँ पर देख लेते हैं हम। सूरदास जी की रचनाएं, ठीक है, कौन कौन सी है? पहले भी आपको बताया है क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है, और आप कौन सी भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के आप प्रमुख कवि हैं। इसी प्रकार राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो तुलसीदास जी। इनकी रचना है सुरसागर, ठीक है, कौन सी रचना है इनकी? सुरसागर, सुरसरावली, सुरसरावली या सुरसारावली, और साहित्य लहरी, ठीक है, और साहित्य लहरी। और कौन सी है इनकी रचनाएं? साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ये आपकी रचनाएं हैं, और भी कई रचनाएं इनकी, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं वो हम आपको बताते हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तो ये रचनाएं हैं। किसी को रस का सम्राट कहा गया है, सूरदास जी को किस रस का सम्राट कहा गया? तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया। रसराज किसे कहा गया, ऐसा प्रश्न आए तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 17वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, पहले वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंठित का विलोम इनमें से नहीं है। कुंठित का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। कुटिल, अकुंठित, तीखा और धारदार, चार ऑप्शन आपको दिए हैं। सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो कुंठित के विलोम की यदि हम चर्चा करें, तो कुंठित का विलोम हो जाता है अकुंठित, कुंठित का विलोम हो जाता है तीखा, और कुंठित का विलोम हो जाता है धारदार, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? ये तीनों तो है, लेकिन कुटिल नहीं है, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, घेरा का विलोम होगा घना, उथला, सघन या गोचर, ठीक है। तो घेरा का विलोम क्या होगा? ठीक है, घेरा का विलोम क्या होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर घेरा का विलोम क्या होगा ये पूछा आपसे, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिए, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो घना यानी घेरा होता है, तो ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। गोचर भी नहीं होगा, और सघन, सघन यानी भी घेरा होता है। उथला इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? राव, भूतेश, दानव या देवराज। तो ना तो राव होगा, ना भूतेश होगा, ना देवराज होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि असुर का पर्यायवाची क्या होता है? असुर यानी किसे कहते हैं? असुर, दानव को, ठीक है, राक्षस को हम असुर कहते हैं ना, देव दानव, ठीक है, या देवासुर। जैसा कि पिछली कक्षा में बताया था हमने, देवासुर का समास होगा। देवासुर शब्द में कौन सा समास होगा? तो देवासुर का जब समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर, ठीक है। तो विलोम पद आ गया यहाँ पर, द्वंद्व समास होगा। तो असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो दानव है। तीसरा वाला ऑप्शन जो रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर होगा। और यदि आपको फिर भी पता न चले तो देव दानव, इस प्रकार हम कहते हैं, तो देव का विलोम हो जाता है दानव, और असुर दानव को ही कहा जाता है, तो असुर का पर्यायवाची दानव होगा। तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसक्ति का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा विरक्ति, तीसरा गहरी चाह, चौथा है घृणा। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आसक्ति का अर्थ ना तो प्रेम होता है, ना विरक्ति होता है, और ना ही घृणा होता है। आसक्ति का अर्थ है गहरी चाह। तो यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है आपका ये। यथाशक्ति, यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, सॉरी समास विग्रह करते हैं इसका, यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। तो आप यहाँ पर के जैसे ही देखते हैं, तत्पुरुष समास के कारकों पर चल जाते हैं, आंसर तत्पुरुष लगा देते हैं, और परीक्षा में आपको तत्पुरुष ऑप्शन भी दिख जाता है, और वही आप लगा देते हैं और एक नंबर अपना जोड़ लेते हैं, जो कि एक नंबर आपका माइनस होना है। क्यों? क्योंकि यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार समास विग्रह होगा, लेकिन यथा यहाँ पर क्या है? यथा आपका अव्यय है, उपसर्ग है यहाँ पर। तो उपसर्ग किस में होता है? तो अव्ययी भाव समास में उपसर्ग या अव्यय आते हैं, या एक जैसे शब्द जहां पर आते हैं वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ना कि द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा यथाशक्ति में। अगला प्रश्न है, घर का समानार्थी होगा। बहुत ही सामान्य प्रश्न है। ना द्वार होगा, न वदन होगा, न पवन होगा। पवन हवा का होता है, वायु कहते हैं जिसे समीर भी कहते हैं। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कि घर का समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला शब्द होगा सदन।
अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। द्वंद्व, द्वंद, द्वनद और द्वंद्व, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ना तो द्वंद है, ना द्वंद है, ना द्वनद है, द्वंद्व। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बिल्कुल शुद्ध रूप में द्वंद्व इसी प्रकार लिखा जाता है जैसे द्वंद्व समास में भी आपने देखा होगा। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा 24वें प्रश्न का। आज का आखिरी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हम कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता हो के लिए एक शब्द होगा शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। तो ना निर्दय होगा ना जन्मांध, क्योंकि जन्म से जो अंधा है वो जन्मांध होगा, तो ये भी नहीं होगा, ना ही नश्वर होगा। जो शत्रु की हत्या करता हो उसके लिए एक शब्द होगा शत्रुघ्न। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले वाला ऑप्शन जो रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये 25 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अगले सेट में, अगले प्रैक्टिस सेट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। और कमेंट बॉक्स में अपने कितने मार्क्स आए हैं वो जरूर लिख कर आपको भेजना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल को सिलेक्ट करना है, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।